नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। जी हाँ, ये करंट अफेयर दोनों ही चैनल पर आता है। कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था तो उस पर लिखा हुआ था कि सर आप एक महीने तक कहाँ गायब रहे। तो दोस्तों, मैं लॉकडाउन के दौरान आपका पूरे टाइम करंट अफेयर्स आता रहा है। अगर आपका कोई भी करंट अफेयर्स छूट गया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उसे पाठशाला रेलवे एग्जाम पर सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से मैं माई पाठशाला में वो करंट अफेयर्स नहीं डाल पा रहा था। लेकिन करंट अफेयर्स रोज आ रहा है, करंट अफेयर्स में एक भी दिन छुट्टी नहीं हुई है। अगर संडे रहा होगा तो जरूर आपकी छुट्टी रही होगी। तो फिलहाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और करंट अफेयर्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और अगर आपको करंट अफेयर्स मेरा पसंद आता है और अगर आपको अच्छा लगता है करंट अफेयर्स, तो आज के कमेंट सेक्शन पर जय हिंद लिखकर जरूर भेजिएगा। बस मन है, कुछ खास वजह नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ अलग करने का मन होता है, तो आज अलग करने का मन है और देखता हूं कि कितने लोग करंट अफेयर्स देखते हैं और जय हिंद लिख सकते हैं। जय हिंद देखते हैं कितने कमेंट में आते हैं। तो फिलहाल आज तारीख है 15 मई और आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके स्क्रीन पर हैं। भारत एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 पर कौन से स्थान पर रहा है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गई है। अब ये सब आपको 2 दिन पहले ही पता चल गया होगा, न्यूज वगैरह में आपने देख लिया होगा जब प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया था। लेकिन उसके बाद 13 मई को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और उन्होंने बताया कि ये पैकेज किस तरीके से घोषित किया जाएगा। कल भी उन्होंने 14 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी उन्होंने बताया। पहले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही उसमें उन्होंने एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के बारे में घोषणा की और उसके बाद कल उन्होंने थोड़ा सा ये बताया कि किस तरीके से ये अलग अलग सेक्टर पे इसको डिवाइड किया जाएगा। तो फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक विशेष आर्थिक पैकेज का अनावरण किया है। इसका नाम रखा गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसमें प्रधानमंत्री ने लोकल की बात की है और ये कहा है कि भारत को हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनना होगा और हमें विदेशी जो भी प्रोडक्ट हैं उन पर कम निर्भर होना होगा। इसका उद्देश्य लॉकडाउन के चौथे चरण से देश की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है कि जो भी आपका लॉकडाउन का चौथा चरण यानी 17 मई के बाद से शुरू होने वाला है, उससे पहले देश में कुछ आर्थिक गतिविधियां चालू हो जाएं, ताकि जो भी हमारे गरीब किसान मजदूर जो भी हैं और जो भी ऐसे तबके के लोग हैं जो श्रम के अंतर्गत आते हैं या श्रम के आधारित जीविका चलाते हैं, उनके लिए कुछ किया जा सके। तो ऐसा कुछ करते हुए उन्होंने घोषणा की कि प्रोत्साहन पैकेज में गरीबों को मुफ्त अनाज 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया गया है, वो जो कि इसमें शामिल है, जिसे मार्च के महीने में पीएम गरीब कल्याण योजना के नाम से घोषित किया गया था। इसमें आरबीआई द्वारा घोषित तरलता उपाय भी शामिल है और ब्याज कटौती भी इसी के अंदर शामिल है। यानी कि जो भी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, इसमें जितना भी किया गया वो सब इसी के अंदर शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पैकेज भूमि, श्रम और तरलता के कानूनों पर केंद्रित होगा। अब आपको जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो दिमाग में आ रही होगी कि यार 20 लाख करोड़ रुपए अगर 130 करोड़ की आबादी में बांट दिए जाए, ऑलमोस्ट हमारे देश की आबादी लगभग इतनी ही होगी। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि जनगणना जो कि अभी 2021 में होने वाली थी वो अभी हाल फिलहाल पोस्टपोन चल रही है। तो 20 लाख करोड़ रुपए अगर आप 130 करोड़ की आबादी में बांटते हैं, तो जहां तक मुझे मेरा कैलकुलेशन कहता है इसमें लगभग 15,000 रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे और 15,000 रुपए हर व्यक्ति को मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहां पर जो इसको किया गया है वो सेक्टर वाइज बांटा गया है और इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो 13 मई को 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ब्यौरा दिया, उस ब्यौरे के मुताबिक उन्होंने बताया कि भारत की जो जीडीपी है ये उसका लगभग 10% है और इससे कुटीर उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, मध्य वर्ग तथा उद्योग सहित जगत सहित विभिन्न वर्गों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन क्या रहा था और उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है। पहले तो यही बन सकता है कि जो भारत पैकेज उन्होंने लॉन्च किया है उसमें उन्होंने किसकी बात की है? आत्मनिर्भरता की बात की है। ये जो घोषणा की गई है ये कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए की गई है और इस संबोधन में कोविड-19 के बाद उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात की है। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वो लोकल प्रोडक्ट्स ही खरीदें। इसके लिए उन्होंने 5 पॉइंट दिए, जैसा कि उनका हर भाषण में कुछ ना कुछ पॉइंट वगैरह रहता है, तो इस बार भी उन्होंने 5 पॉइंट दिए और अर्थव्यवस्था के बारे में बात की, जो वृद्धिशील परिवर्तन नहीं बल्कि लंबी छलांग सुनिश्चित करती है। मतलब कि हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था की अब जरूरत है जो धीरे धीरे ना बढ़े, कम से कम एकदम अचानक से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आए। बुनियादी ढांचा ऐसा हो कि हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दुनिया उसको देखे और भारत की पहचान बन जाए।
प्रणाली कुछ ऐसी हो, यानी कि हम जो सिस्टम अपनाएं वो 21वीं शताब्दी में जो भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा हो उस पर आधारित हो। उत्साहशील आबादी हो जो आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत की ओर सपोर्ट करे, यानी कि हम सभी लोकल प्रोडक्ट को खरीदने की बात करें और लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात करें, तो इस तरह की जो हमारी जनमानस है वो इस तरह से काम करे। मांग कुछ इस तरीके से हो कि जितनी हमारी मांग है उतनी ही आपूर्ति श्रृंखला, यानी कि जितना हमें चाहिए, जितनी हमें डिमांड चाहिए उतना ही सप्लाई हम खुद क्रिएट कर सके और इसकी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के जो मुख्य बिंदु रहे हैं, या राकत पैकेज जो है 20 लाख करोड़ रुपए का है, जो देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 10% है। जीडीपी के अनुपात में यह दुनिया का 5वां बड़ा आर्थिक पैकेज है। पैकेज में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज और बिजनेस के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल फ्री यानी कि आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, और 100% ऑटोमेटिक लोन की घोषणा की है। 100% ऑटोमेटिक लोन की घोषणा मतलब आपको बैंक वगैरह के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये बैंक में अभी जब मेरी कल बात हो रही थी इसको लेकर कि कैसा इसका क्या प्रोसीजर है, मैंने थोड़ा सा और जानकारी करने की कोशिश की तो पता लगा इसकी कोई भी ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है कि किस तरीके से इसको ऑटोमेटिक लोन की अंदर डाला जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने घोषणा की है कि इसको 100% ऑटोमेटिक लोन की घोषणा की है, मतलब ये ऑटोमेटिकली ऑनलाइन रूट के जरिए सैंक्शन हो जाएगा। खासकर जो परेशानी में चल रहा है एमएसएमई, उसको 20,000 करोड़ रुपए बिना गारंटी के कर दिया जाएगा और इससे लगभग 2 लाख एमएसएमई लाभान्वित होने वाले हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि योगदान राशि को कम करने की घोषणा की गई है। अभी तक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि बेसिक पे का 12% एम्प्लॉयर देता है और 12% एम्प्लॉय पीएफ फंड में जमा करता रहा है। अगले 3 महीने के लिए इसे घटाकर 10% कर दिया गया है और इससे 6,750 करोड़ रुपए का जो है वो लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा। वो किस तरीके से मिलेगा कि 2% जो बचेगा, एक तरह से 2% इधर का 2% उधर का, 4% जो होगा वो जनता के हाथ में पैसा जाएगा। और जनता के हाथ में जो पैसा होता है, जनता या पब्लिक जिस पैसे को खर्च कर सकती उसे ही लिक्विडिटी फंड कहा जाता है। सीधा सा बात यह है कि जनता के हाथ में पैसा आएगा, जनता खरीदारी करेगी, जनता खरीदारी करेगी तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी, चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो चीजों की धीरे 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 अर्थव्यवस्था जो है वो आगे की ओर बढ़ना शुरू होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रोडक्ट बना के रख लिया गया है, उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में, उसको कोई खरीद नहीं रहा है, तो वो तो लॉस में चला जाएगा ना। हाल फिलहाल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना के जरिए 45,000 करोड़ रुपए की नकदी उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए, क्वेश्चनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको एज इट इज रट लेने चाहिए कि वो 5 पॉइंट उन्होंने क्या बताए थे, इस पैकेज का नाम क्या है और इस पैकेज को कितने लाख करोड़ का है और ये हमारी जीडीपी का कितना प्रतिशत है। यही सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 14 मई को निर्मला सीतारमण जी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां पर उन्होंने घोषणा की थी कि कैसे किसान, गरीब, मजदूर और जो भी आपकी मनरेगा से जुड़ी हुई चीजें हैं उन पे कितना कितना आवंटित किया जाएगा। अगली जानकारी आ रही है, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये सभी गायक हैं। आईसीसीआर, आपने नाम सुना है इसका? नहीं सुना, चलिए सुना देते हैं आपको इसका नाम। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। यहां पर कहीं लिखा होगा, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं। हाँ, ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, आईसीसीआर। आईसीसीआर की स्थापना अबुल कलाम आजाद ने की थी, अभी हम इनको बात करेंगे। ये हाल फिलहाल विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, यानी कि ऑटोनॉमस बॉडी है। इसका मुख्य उद्देश्य अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बनाना है। हाल ही में आईसीसीआर ने यूनाइटेड वी फाइट नामक एक गीत जारी किया। इसमें धुन तो जो रखी गई है वो ऐसे जो लिरिक्स हैं वो तो इंग्लिश में है, लेकिन इसमें जो धुन या नोट्स वगैरह डाले गए हैं वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से डाले गए हैं। तो इसका सीधा सा मकसद ये है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि कला के क्षेत्र में हम सभी, पूरा विश्व ही एक परिवार है। तो इस भावना को आगे लाते हुए इन्होंने एक गाना रिलीज किया है, इसे गीत रिलीज किया है, उसका नाम रहा है यूनाइटेड वी फाइट, आईसीसीआर ने, जिसमें ऊषा उथुप और जो अल्वारेस जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों ने कार्य किया है। यह गीत जो अल्वारेस द्वारा लिखा गया और संगीतबद्ध किया गया है और देश भर के कई प्रसिद्ध गायकों द्वारा इसे गाया गया है। तो आप इसे सुनना चाहें तो सुन सकते हैं गूगल करके। हाल फिलहाल इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन की बात कर ले तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है और इसका मेन मोटिव ये है कि कल्चरल रिलेशन, यानी कि सांस्कृतिक संबंध बनाना अन्य देशों के साथ। इसके फाउंडर थे अबुल कलाम आजाद। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 को नई दिल्ली में की गई थी।
वर्तमान समय में इसके जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो है विनय सहस्त्रबुद्धे, जबकि डायरेक्टर जनरल है अखिलेश मिश्रा, और भारत सरकार के अंतर्गत ये काम करता है। तो 9 अप्रैल 1950 में फाउंड किया गया अबुल कलाम आजाद द्वारा आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल कल्चरल रिलेशन। वर्तमान समय में डायरेक्टर जनरल है अखिलेश मिश्रा। तो जिन लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना था, आज इनको कम से कम इसके बारे में 3 नई बातें तो जरूर पता चल गई होंगी। और वो 3 नई बातें कौन सी हैं, ये ऐसे अगर आप दिमाग में डालोगे कि आपने 3 नई बातें क्या सीखी, फाउंडर कौन है, कब फाउंड हुआ, वर्तमान समय में डायरेक्टर जनरल कौन है, बस इतना पर्याप्त है। गाना कौन सा लॉन्च किया है, यूनाइटेड वी फाइट, यानी कि एक मिलकर हम लड़ सकते हैं कोरोना से। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, आज के करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज। विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारत को वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 74वें स्थान पर रखा गया। पिछले साल हम 76वें पे थे, इस साल हम 74वें पे हैं। थोड़ा सा बताता हूं कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जैसे कि मान लीजिए आपने सुना होगा कि आत्मा अजर अमर है, ये ना बनाई जा सकती है ना इसे नष्ट किया जा सकता है, बस ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकती है। उसी प्रकार से आपकी एनर्जी भी है, ऊर्जा, ये भी अजर अमर है, ना तो इसे बनाया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब ही यही हो गया, ऊर्जा संक्रमण सूची। ऊर्जा संक्रमण सूची का मतलब यह हुआ कि भाई कई सारी कंपनियां हैं, वो बहुत सारा एनर्जी रिसोर्स लेती हैं, क्या जितना एनर्जी रिसोर्स वो यूज करती हैं, क्या उसके मुताबिक वो प्रोडक्शन कर पाती हैं, एग्जैक्टली उनकी इफिशियंसी क्या है, कितना वो एनर्जी रिसोर्सेज या अपना रॉ मटेरियल या जो कुछ भी व्हाटएवर वो जो भी इनपुट लेते हैं, क्या उतना ही उसको आउटपुट पे कन्वर्ट कर पाते हैं। जिन देशों में इसकी टेक्नोलॉजी है, जिन देशों में इन चीजों को अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है, जिनके लिए बेहतरीन सिस्टम है, जिन देशों में, वो अच्छे एनर्जी इंडेक्स पर आएंगे। लेकिन भारत आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में 3 चीजें हैं, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, पर्यावरणीय स्थिरता यानी कि इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी। ये 3 पॉइंट है जिसके अंतर्गत यहां पर बात की जाए तो भारत ने 2 स्थान की छलांग लगाई है। कभी आपसे पूछा जाए कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किन मापदंडों पर काम करता है, तो 3 मापदंड है, 3 इसके ट्रायंगल इसे बोला जाता है, ट्रायंगल वैल्यू है। एक का आर्थिक विकास, कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी कितना है, मतलब कि कितना आप एनर्जी वेस्ट कर देते हो, या कितना फॉर्म, जैसे कि कितना इफिशियंसी है आपका। ऐसा तो नहीं कि आप 4 रोटी खाते हो और ऐसा नहीं और 2 रोटी का काम कर पाते हो, तो ऐसा कुछ यहां पर आपको समझना होगा। तो आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार करके 2 स्थान की छलांग लगा ली है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जिसने साल 2015 से लगातार साल दर साल प्रगति की है। और अगर हम एशियाई कंट्री की बात करें तो श्रीलंका हमसे थोड़ा सा आगे है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन ने टॉप कर दिया है और स्विट्जरलैंड और फिनलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है, जैसा कि आप यहां पर टेबल में देख सकते हैं। इसमें अगर आप बात करें यूनाइटेड किंगडम और ये यूनाइटेड किंगडम और यूएसए वगैरह की आप बात करें, तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो यहां पर आपके 7वें स्थान पर आ रहा है, जबकि जो फ्रांस है वो आपका 8वें स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है ये G20 कंट्री में से आते हैं जो टॉप 10 में जगह बना पाए हैं। फिलहाल यह सूचकांक आर्थिक विकास और विकास, पर्यावरण स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, सुरक्षित, टिकाऊ, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में ट्रांजिशन के लिए उनकी तत्परता के आधार पर अपनी ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर 115 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करता है। किसने लॉन्च किया है, अब ये बात आ जाती है, तो ये लॉन्च किया है विश्व आर्थिक मंच ने। ये क्या बोला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका स्थापना जनवरी 1971 में कॉलोनी स्विट्जरलैंड में किया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड भी आप कह सकते हैं। हाल फिलहाल इस एनजीओ, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1971 में क्लास एम श्वाब द्वारा शुरू किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो बेस्ड है ये स्विट्जरलैंड बेस्ड है और इसका जो सीधा सा मोटो है वो कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की स्थिति को सुधारने के लिए काम करना है। हम जो ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, हम जो अपने संसाधन बर्बाद कर देते हैं, उनको कितना बेहतर तरीके से इफिशिएंटली प्रयोग किया जा सकता है, ये संगठन उसके लिए काम करता है। क्लास स्वाब नाम जरूर याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन आया है, स्वीडन। भारत कौन से नंबर पर है, 74वें नंबर पर। पिछले साल कौन से नंबर पे था, 76वें नंबर पर। भारत से आगे एशियाई कंट्री में कौन सा देश है, श्रीलंका, वो 60वें नंबर पर यहां पर आया है। अगली जानकारी है, भारत ने एससीओ के विदेश मंत्रियों की आवासीय बैठक में भाग लिया। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो कौन है, पहचानने की कोशिश करिए। ये है सुब्रमण्यम जयशंकर, भारत के पहले नौकरशाह जो सीधे मंत्री बने। भारत ने हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है।
अब जैसा कि सारी बैठक आजकल वर्चुअल ही हो रही है, तो ये बैठक भी वर्चुअल ही हुई और ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वीडियो सम्मेलन के माध्यम से हुई है। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में घातक कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए सहयोग पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। विदेश मंत्रियों का यह वीडियो सम्मेलन रूसी संघ के विदेश मामलों के मंत्री सरगेई लावरोव की अध्यक्षता में हुआ। यानी कि रूस के विदेश मंत्री कौन है? सरगेई लावरोव। इन 8 देशों के विदेश मंत्रियों में, क्योंकि 8 देश क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एससीओ में वर्तमान समय में 8 देश ही सदस्य हैं। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, चीनी विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हुए। संघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियन यानी कि यूरोप और एशिया के आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा गठबंधन है। इसे नाटो का एशियाई विकल्प भी कहा जाता है, जो औपचारिक रूप से 19 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। 9 जून 2017 को पाकिस्तान और भारत एससीओ में शामिल हो गए और अब इस संगठन में कुल 8 देश हैं। एससीओ बेहद इंपॉर्टेंट संगठन है, खासकर उनके लिए जो यूपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट मैं आपके साथ जरूर चर्चा करना चाहूंगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको बोरिंग महसूस हो, लेकिन आप इसको बोरिंग की तरह मत लीजिए। आप इसको इस तरीके से लीजिए कि आप कुछ नया जानने जा रहे हैं और कभी आपको बहस में बोलने का मौका मिला, कभी डिबेट में आपको बोलने का मौका मिला, तो कम से कम कुछ पॉइंट आपके दिमाग में जरूर रहेंगे। एससीओ क्या है? एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका उद्देश्य इससे संबंधित देशों में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है। मतलब कि अगर मान लीजिए कुछ पॉलिटिकल दिक्कत आ जाती है तो ये सदस्य देश मिलकर काम करेंगे, कुछ इकोनॉमिक दिक्कत आ जाती है तो सदस्य देश मिलकर काम करेंगे, कुछ लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो भी आपस में मिलकर काम करेंगे। इसकी स्थापना तो वैसे 15 जून 2001 को संघाई में हुई थी, लेकिन इस पर 2002 में हस्ताक्षर हुए थे चार्टर पर और 2003 में ये लागू हुआ। ये चार्टर जो है इसका संवैधानिक दस्तावेज है, जो ये बताता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें की जा सकती हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं। रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं, केवल 2 भाषाएं हैं क्योंकि इसका मुख्यालय संघाई में है। वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना में से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 नाम से एक संगठन बना रखे थे और 1996 में संघाई 5 गठन का विसैन्यीकरण वार्ता की श्रृंखलाओं से हुआ था, जो चीन के साथ 4 पूर्व सोवियत संघ गणराज्यों सीमाओं की स्थिरता के लिए किया गया था। आपको तो पता है कि सोवियत संघ से अलग हुए थे ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। तो बाद में इनको डर लग रहा था रूस से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ गड़बड़ कर दे, तो इन्होंने संघाई 5 मिलकर एक संगठन बनाया था जिसमें इन्होंने चीन को शामिल कर लिया था। तो हाल फिलहाल इससे इनकी जो अस्तित्व था वो इनका बना रहा और 2001 में उज्बेकिस्तान ने इस संगठन में प्रवेश कर लिया। तब से इस संगठन का नाम संघाई 5 का एससीओ कर दिया गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसमें सदस्य शामिल बन गए। अब इससे भारत को क्या फायदा हुआ फिलहाल बात करेंगे, लेकिन वर्तमान में इसके सदस्य देशों में आप देखेंगे 8 सदस्य हैं। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। पर्यवेक्षक देश अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया एससीओ के पर्यवेक्षक देशों में शामिल हैं, यानी कि ये बैठक में शामिल होते रहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। वार्ता साझेदार देश हैं अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका इस संगठन के वार्ता साझेदार देश हैं। एससीओ की विशेषता यह है कि यह वैश्विक जनसंख्या का 40% और वैश्विक जीडीपी का लगभग 20% तथा विश्व के कुल भूभाग का 22% शामिल करता है, यानी कि यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। अपने भौगोलिक महत्व के चलते एससीओ एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है और अपनी विशेषता के कारण एससीओ मध्य एशिया को नियंत्रित करने और क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को सीमित करने में सक्षम है। ये आया पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि मिडिल ईस्ट में तेल का खजाना है, तेल ही तेल है और हर कोई चाह रहा है कि उसके ऊपर कब्जा कर किया जा सके, इसीलिए उस क्षेत्र को अशांति का क्षेत्र भी कहते हैं। इराक, ईरान, इजराइल, अक्सर कुछ ना कुछ वहां पे सीरिया कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो वहां पर अमेरिकी प्रभाव को किस तरह से सीमित किया जाए उसके लिए इस संगठन का मेन मोटिव है। एससीओ को उत्तर अटलांटिक संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है। जैसे नाटो जो है वो पश्चिमी देशों का है, उसी प्रकार से एशियाई देशों का एससीओ है। भारत के लिए एससीओ का क्या महत्व है? एससीओ इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है और इसमें चीन तथा रूस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस संगठन में शामिल होने से भारत का अंतरराष्ट्रीय महत्व बढ़ा है और जैसा कि अभी अभी आपने पढ़ा कि भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ है, यानी कि धीरे धीरे भारत की जो पहुंच है वो बढ़ रही है। भारतीय हितों की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो आतंकवाद से जुड़ी हो, ऊर्जा की आपूर्ति से हो, प्रवासियों का मुद्दा हो, ये सभी मुद्दे भारत और एससीओ दोनों के लिए अहम है और ऐसे में भारत इस संगठन से जुड़ने पर दोनों में परस्पर का लाभ होगा।
एससीओ की सदस्यता मिलने के साथ ही अब भारत को एक बड़ा वैश्विक मंच मिल गया है। एससीओ यूरेशिया का एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसमें केंद्र मध्य एशिया और इसका पड़ोस है। ऐसे में इस संगठन की सदस्यता भारत के लिए कई मौके उपलब्ध करवाने वाली साबित तो हो सकती है, और भारत और चीन के संबंध जो खराब चल रहे हैं उसमें भी एक मंच साबित हो सकता है, जो बातचीत के जरिए जो स्थिति हमारी युद्ध तक पहुंच जाती है वहां तक ना पहुंचे। क्योंकि चीन एससीओ के माध्यम से क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को पूरा करना चाहता है, तो भारत भी इस स्थिति का लाभ उठाते हुए, क्योंकि चीन अगर ऐसा कर रहा है तो हम भी करेंगे, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए चीन का सहयोग मांग सकता है कि अगर आपको ऐसा करना है तो पाकिस्तान को हथियार देना बंद करो, जैसा उसने हाल ही में अजहर मसूद के मामले में किया। और ये एससीओ ही था जिसकी वजह से अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित कर पाया गया। मध्य एशिया के देश जो प्राकृतिक गैस तेल भंडार के मामले में धनी है, उनके साथ संबंधों को विस्तार देने में एससीओ भारत के लिए एक अच्छा जरिया बन सकता है। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और रूस और यूरोप तक व्यापार के जमीनी मार्ग खोलने के लिए इस मंच का इस्तेमाल हमेशा करते रहना चाहिए। तो आई थिंक आज आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। भारत के लिए एससीओ काफी ज्यादा कीमती है, और इसलिए भी कीमती है कि अगर मान लीजिए चीन से कुछ गड़बड़ होता है तो भारत के जो संबंध है वो पश्चिमी देशों से भी ठीक है, और अगर पश्चिमी देश कुछ गड़बड़ करते हैं तो भारत का संबंध एससीओ से भी ठीक है। तो भारत एक संतुलन की स्थिति में है दोनों तरफ से, मतलब वो एक आप समझ सकते हैं कि वो सेंट्रलाइज पावर के फॉर्म में उभर रहा है। फिलहाल अगली जानकारी है, आईआईटी गुवाहाटी ने एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन शुरू किया है और अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। 31 अक्टूबर 2015, 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती मनाई जाती है, और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140वीं जयंती थी 2015 में। तब नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत नाम का शुभारंभ किया था। इस अभियान का उद्देश्य यह था कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं, प्रथाओं को, ज्ञान को बढ़ावा देना, जिससे राज्यों के बीच एक समझ और संबंध बढ़े। इसका उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करना है। हाल फिलहाल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, गुवाहाटी कहां है? असम में, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का जो विषय था वो था राजस्थान टूरिज्म एंड ट्रेवल। अब आपसे ये कतई नहीं पूछा जाने वाला है कि इस प्रतियोगिता कब हुई, पोस्टर मेकिंग जो किया था आईआईटी गुवाहाटी ने, उसका पोस्टर मेकिंग अभियान क्या था। क्या आपको लगता है ये पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान कब शुरू हुआ? 31 अक्टूबर 2015। इसका मोटो क्या है ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये दोबारा चर्चा में आ गया, तो अब ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब पोस्टर मेकिंग इवेंट 2 श्रेणियों में हुआ। डिजिटल एंड हैंडमेड श्रेणी में आयोजित किया गया था। कुल प्रतिभागी 14 प्रतिभागी थे, जिनमें से 9 डिजिटल श्रेणी में और 5 हाथ निर्मित श्रेणी में थे। तो हाल फिलहाल राजस्थान टूरिज्म एंड ट्रेवल्स के ऊपर पोस्टर बनाना था उनको, और इसके लिए उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत यानी ईबीएसबी अभियान के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। किसने किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। आई थिंक क्लियर। अगली जानकारी है सीएपीएफ। आपको पता ही आत्मनिर्भर अभियान की बात की गई है अभी। तो गृह मंत्रालय ने घोषणा कर दी है कि देश भर के सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, कैंटीन जो भी होंगे और स्टोर, वो 1 जून से 2020 से केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचेंगे। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थानीय लोगों की अपील करने के बाद आया है। एमएचए द्वारा इस कदम की कुल खरीद मूल्य लगभग 2800 करोड़ रुपए होगा। इस कदम के तहत लगभग 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिवार सदस्य स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे। एमएचए ने लोगों को देश में बने उत्पादों का यथासंभव उपयोग करने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य कोविड-19 संकट को एक अवसर में बदलना है। तो हाल फिलहाल आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे होगे आप, सीएपीएफ वाले इंडिजिनस प्रोडक्ट का यूज करेंगे 1 जून से। तो ये पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी सीएपीएफ है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं। वो सारी की सारी आपकी 5 हैं, और वो पांचों आपकी एमएचए यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं। तो हाल फिलहाल कुछ इनको इंपॉर्टेंट ही बना देते हैं। सीएपीएफ आपके पास 5 है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। मजेदार बात यह रही कि पिछली जनवरी यानी जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2020 के बीच में ये कई सारे अपॉइंटमेंट इनके बीच में चेंज हुए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चलते हैं सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेज। इन सभी को मिला लिया जाता है तो इसे सीएपीएफ कहा जाता है, और इसके डायरेक्टर जनरल है राजेश रंजन। तो सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन हो गए? राजेश रंजन। आगे चलते हैं हम लोग एसएसबी की तरफ, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। कुमार राजेश चंद्र ये अभी हाल ही में एसएसबी के चीफ बनाए गए हैं, और आप देख सकते हैं 11 जनवरी 2019 के दौरान ये हुआ था।
एसएसबी जो है ये पैरामिलिट्री फोर्स है जो 1751 किलोमीटर इंडिया नेपाल और 699 किलोमीटर इंडिया भूटान बॉर्डर पर केंद्रित है। जबकि सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के हेड अभी बनाए गए हैं एपी माहेश्वरी, आनंद प्रकाश माहेश्वरी, वो डायरेक्टर जनरल अभी बनाए गए। आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जो चीफ थे, हेड थे बीएसएफ, उनको बीएसएफ का अभी हाल ही में टेम्परेरी यानी कि अभी जब तक कोई नया कार्यवाहक नहीं आ जाता तो कार्यवाहक उनको दिया गया है। तो बीएसएफ और आईटीबीपी दोनों ही जो है वो आपके एसएस देसवाल जी को दे दिया गया है। किसको दे दिया गया? एसएस देसवाल को, क्योंकि जो आईटीबीपी के डायरेक्टर थे एसएस देसवाल, उनको बीएसएफ भी अभी सौंप दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल थे वीके जौहरी, इनको मध्य प्रदेश का डीजीपी बना दिया गया। अभी हाल ही में इनको मध्य प्रदेश का डीजीपी बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये न्यूज ज्यादा पुरानी नहीं है, 11 मार्च 2020 की है, द हिंदू से ये न्यूज निकाली है मैंने। तो आई थिंक ये सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि बाद में तो रिवाइज करने का मौका मिलेगा नहीं। सीआईएसएफ के हेड कौन है? राजेश रंजन। सीआरपीएफ के हेड कौन है? सीआरपीएफ के तो एपी माहेश्वरी हैं। बीएसएफ और आईटीबीपी दोनों के अभी वर्तमान समय में चल रहे हैं एसएस देसवाल। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जरूर जल्द ही बीएसएफ में कोई ना कोई डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया जाएगा। और एसएसबी के हेड कौन है? कुमार राजेश चंद्र। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। अगली जानकारी है जीआई टैग एक और निकल के आया है और तमिलनाडु के मध्य क्षेत्र से संबंधित तंजावुर नेति वर्क और आराम वाबुर वुड कार्विंग्स को भौगोलिक संकेतक से सम्मानित किया गया है। तंजावुर नेति वर्क्स नेति से एक दलदले पौधे से बनाया गया है जिसे एसिनोमेन एस्परा कहा जाता है। और आराम बाबुर लकड़ी की नक्काशी मुख्य रूप से मैंगो, लिंगम वृक्ष, भारतीय एस्ट्री आदि के लकड़ी लॉक से बनाई जाती है। तो फिलहाल ये तंजावुर नेति वर्क जो है इसको मिला है और आराम बाबुर वुड कार्विंग्स को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग प्रदान किया गया है। किसी ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि सर ये जीआई टैग क्या होता है? देखो, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग का मतलब ये होता है कि एक तरह से आप समझ लीजिए इसका कॉपीराइट हो जाना, यानी अगर कोई और इसको बनाने की कोशिश करेगा, एक तरह से इसको ब्रांडिंग देना। जैसे आपको पता है टाटा चाय होती है तो टाटा नाम उसके पीछे लग गया ना, तो ऐसे बोला जाएगा तमिलनाडु का तंजावुर नेति वर्क्स या तमिलनाडु का आराम बाबुर वुड कार्विंग, इनको भौगोलिक टैग प्रदान किया गया। तो अगर ये कोई इनको कॉपी भी करेगा तो ये कहेंगे तुम तमिलनाडु वाला बना रहे हो ना, तो ये जीआई टैग हो। इससे फायदा ये होता है कि ये ब्रांड हो जाते हैं और फिर इस तरह से ब्रांडेड जब इनकी प्रमोशन वगैरह करना होता है तो इनको उस जगह का नाम लेते हुए प्रमोट किया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा बनारसी पान बड़ा फेमस है, मथुरा के पेड़े आगरा के पेठे बड़ा फेमस है और मथुरा के पेड़े बड़ा फेमस है। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं ये जगह से बता देती हैं कि ये आगरा का पेठा है, मतलब बहुत अच्छा ही होगा। तो ये थोड़ा सा एक कॉपीराइट जैसा इशू मिल जाता है। तो जीआई टैग ये रहा। अभी रिसेंट में जो जीआई टैग मिले हैं वो मणिपुर का ब्लैक राइस, कल भी मैंने बताया था कि काला चावल होता है वहां पे मणिपुर में, तो उसको चा खाओ ना बोला जाता है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में टेराकोटा की मूर्तियां बनाई जाती हैं, मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती हैं जो बाद में लाल कलर की हो जाती हैं, उनको भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर की केसर को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और तमिलनाडु के कोविल पट्टी में एक मूंगफली की गजक बोलते हैं, चिक्की बोलते हैं उसको, वहां पे कदलाई मिठाई बोला जाता है, तो उसको भी जीआई टैग दिया गया। कल परसों भी मिला था जीआई टैग झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को। एक कमेंट मैंने ये भी पढ़ा था कि तेलंगाना का तेलिया रुमाल नहीं, आंध्र प्रदेश का है। तो भाई ये द हिंदू की न्यूज है, आप इससे ज्यादा तो मैं सही नहीं बता सकता कि क्या गलत रहेगा क्या सही रहेगा। तो फिलहाल झारखंड की सोहराई खोवर एक पेंटिंग है, ये दीवालों में की जाने वाली पेंटिंग है, इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। और तेलंगाना का तेलिया रुमाल है जिसको भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये अभी हाल में एक हफ्ते के दौरान जितने भी जीआई टैग प्रदान किए गए हैं वो आपके सामने है। बार बार मैं इसलिए लेके आता हूं ताकि आपको बार बार याद बना रहे। वी विद्यावती बनी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक। सन 1861 में जनरल कनिंगम के प्रयासों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जो भारत में पुरातात्विक से संबंधित खुदाई वगैरह और संग्रहालय वगैरह को लेकर रखता है। तो फिलहाल आईएएस अधिकारी वी विद्यावती को 12 मई 2020 से प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की अधिकारी है। विद्यावती भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत रहेंगी। उनकी नियुक्ति की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति के आदेश से की गई है। तो एएसआई का जो डायरेक्टर जनरल है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति की नियुक्ति से किया जाता है। तो वी विद्यावती बनी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई वी विद्यावती। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। भारत सरकार द्वारा घोषित
विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? तो 20 लाख करोड़ रुपए। भारत एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 2020 में कौन से स्थान पर रहा है? 74 नंबर पे। पहले स्थान पर स्वीडन रहा है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। किसने यूनाइटेड वी फाइट नामक एक गीत जारी किया है? तो आईसीसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च स्थापना की थी अबुल कलाम आजाद ने। संघाई सहयोग संगठन ने विदेश मंत्रियों की बैठक का वीडियो सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो रूसी यानी कि रूसी विदेश मंत्री जी की अध्यक्षता में इसको संपन्न कराया गया। और एससीओ जो है इसका मुख्यालय संघाई में है और 2003 में ये अपने अस्तित्व में आया और वर्तमान में 8 देश इसके सदस्य हैं। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे। देश भर की कौन सी सुरक्षा बल के कैंटीन और स्टोर 1 जून से 2020 से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचेंगे? तो वो है सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। इसमें कितने आएंगे? 5 आएंगे। पांचों के बारे में मैं बता चुका हूं आपको। किस राज्य से संबंधित तंजावुर नेति वर्क्स और आराम बाबुर वुड कार्विंग्स को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो वह है तमिलनाडु। किसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है विद्यावती। बारी है क्विज की, याद और अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो भारत एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 2020 में कौन से नंबर पर आया है? 74 नंबर पर। कौन कराता है ये इंडेक्स सर्वे? ये इंडेक्स सर्वे कराता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 18वीं दखी अपना देश वेबिनार श्रृंखला किस राज्य पर प्रकाशित की गई है? देखो अपना देश वेबिनार चल रहा है, आपको पता ही है। तो अभी 7वां उड़ीसा पे किया गया था और ये फिलहाल 18वां जो किया गया है वो आपका उड़ीसा पे किया गया, माफी चाहूंगा, ये 18वां उड़ीसा पे किया गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? तो 20 लाख करोड़ रुपए। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। ट्रिपल आईटी लिखा हुआ, आईआईटी गुवाहाटी। किसने यूनाइटेड वी फाइट नामक गीत जारी किया है? तो वो है आईसीसीआर। संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का वीडियो सम्मेलन रशिया के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। देश भर के कौन सी सुरक्षा बल के कैंटीन और स्टोर 1 जून से 2020 से केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेच सकेंगे? तो सीएपीएफ। किस राज्य से संबंधित तंजावुर नेति वर्क्स और आराम बाबुर वुड कार्विंग भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान से सम्मानित किया गया है? तो वह तमिलनाडु से संबंधित। किसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? उनका नाम है विद्यावती। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं कि करंट अफेयर्स आपको जरूर पसंद आए होंगे। और जय हिंद कमेंट सेक्शन पर लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।